जब आप 12.5 साल के थे, आपने तब से काम करना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया था एंड क्यों किया था इतनी जल्दी? तो तब हमने एक कंपनी शुरू करी थी जिसका नाम बुकाबडी था। बुकाबडी वाज अ एल्डरली केयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म। पैसे कैसे कमाने शुरू किए थे, मतलब एक्चुअल पैसा कब बनना शुरू हुआ था? सो जब हमने पायलट्स किए थे तो और जो इनिशियल सेल किया था बुकाबडी का, थोड़ा बहुत पैसा था बट इतना ज़्यादा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। कितना था एंड एट व्हाट एज? वी यूज्ड टू चार्ज। शार्क टैंक में क्या होता है कि उनको भी एट द एंड वो पिच दिखानी है जो लोग देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखानी जैसे चीज़ें होती है। तो ऐसा क्या हुआ था, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं दिखाया गया? अमन के साथ थोड़ा सा हो गया था, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था, उसमें भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट के पार्ट्स थे, वो भी नहीं दिखाए गए। थिंकिंग में अपनी बदलाव लाओ, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। How do you feel startup culture is in Bangalore, which is in south of India, to Gurgaon, which is in north? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बैंगलोर का वाइब है वो उतना पूरा स्टार्टअप कल्चर शायद गुड़गांव में अभी तक तो नहीं आया है। एंड थोड़ा स्केरी है गुड़गांव रात को निकलने। लाइक आई वाज वंस, लाइक एक बंदे ने पेपर स्प्रे मार दिया मेरी आंख में रैंडमली टू स्टील माय फोन। मेरा जो पर्सपेक्टिव ये रहा है कि कुछ साल तक आपको अगर रियली वो एक सक्सेस अचीव करनी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस भूलना पड़ेगा। जब आप 12.5 साल के थे, आपने तब से काम करना स्टार्ट किया, करेक्ट? सो टेल अस अबाउट मोर ऑन दैट स्टोरी, लाइक हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड, और मतलब क्या स्टार्ट किया था एंड क्यों किया था इतनी जल्दी? सो आई गेस लाइक काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं दैट इतना जल्दी खुद से तो आइडिया आया नहीं होगा। हाँ. तो ऑफ कोर्स वो चीज़ नहीं होती है। लाइक हाउ आई ऑफन से दैट यू डोंट चूज योर पैशन चूजेस यू। देयर वाज मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कमिंग टू मी रादर देन मी गोइंग टूवर्ड्स इट। सो मेरी जो उस समय मैंने एक नई स्कूल ज्वाइन की थी। मेरे जो स्कूल के डायरेक्टर थे मिस्टर विक्रम आहूजा, वो एक इंस्टीट्यूशन है टाई का, TIE, उसके चार्टर मेंबर थे। टाई इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। रितेश अग्रवाल फ्रॉम ओयो और ये जितने भी अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, इन्होंने भी अपनी जर्नी वहीं से शुरू करी थी। सो टाई एक कॉम्पिटिशन होस्ट करता है, TYE, दी यंग एंटरप्रेन्योर्स करके, जहाँ पे दे वांट यंग स्कूल स्टूडेंट्स टू वर्क ऑन डिफरेंट आइडियाज, पिच देयर बिजनेस प्लान्स एंड देन इवेंचुअली आप लेवल्स क्लियर करते रहते हो और फाइनली आप एक इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर उसको अपने स्टार्टअप को पिच करते हो। सो आवर स्कूल डायरेक्टर विक्रम से रैंडमली सेलेक्टेड 5 पीपल टू बिल्ड दिस कंपनी एंड से कि आप जाके हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे इस कंपटीशन के अंदर। तो तब हमने एक कंपनी शुरू करी थी जिसका नाम बुकाबडी था। बुकाबडी वाज अ एल्डरली केयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म। जैसे लाइक काफ़ी लोग जो होते हैं, उनके बच्चे बाहर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या फिर उनके साथ में नहीं रहते, दूसरे शहरों में रहते हैं, दे नीड टू, उन बूढ़े लोगों को हॉस्पिटल जाना है, बैंक जाना है, ऐसा कुछ करना है। ऑन आवर प्लेटफॉर्म दे कैन बुक अ पर्सन हु इज गोना पिक देम अप, मेक देम डू देयर वर्क एंड ड्रॉप देम बैक। एंड उसके लिए उनको एक आर्ली बेसिस पे पे करना पड़ता था। दिस वाज इन विच ईयर? दिस वाज 2018 के आसपास, प्री कोविड या। सो तब हम 5 को फाउंडर्स थे, सारे 9th क्लास के बच्चे, सब 13-14 साल की, उसी 12-13-14 उसी रेंज के अंदर हम सब थे। हमने वो कंपनी लॉन्च करी बुकाबडी। उसके अंदर हमने पहले तो कंपटीशन में पिच किया, वी वन दी कंपटीशन एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल। हमने इनफैक्ट उसका प्रोडक्ट भी बना लिया था, लाइक ऐप डेवलप हो चुका था, हमने मार्केट टेस्टिंग भी शुरू करी थी, एक सर्टेन चंक ऑफ कस्टमर्स को हमने सर्व भी किया था। तो इट वाज, आई फील इट वाज हिम बिकॉज ऑफ विच वी गॉट इनटू दिस एंटरप्रेन्योरशिप वाला थिंग। व्हेन वी लेफ्ट, लाइक वी हैड स्केल्ड द कंपनी टू अराउंड 1500 एंड कंज्यूमर्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट फिर वो ऑप्शन आता है कि या तो पैसा छोड़ दो या प्यार छोड़ दो। करेक्ट। लाइक ईदर यू कैन फोकस फुली टुवर्ड्स योर एजुकेशन और टुवर्ड्स योर स्टार्टअप। आई वाज रियली कन्विंस्ड कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में अपना करियर बिल्ड करना है, और इसका मुझे ऐसा एक रीजन लगता है दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी नर्ड एंड इंट्रोवर्टेड किड एंड नेवर was the star of the show. So कभी आपको attention नहीं मिली स्कूल के अंदर, you're always करेक्ट, हाँ, bullied and all of that. और इससे क्या होता है कि आप पहले बैक स्टेज पे था, वो बच्चा जाके सेंटर स्टेज प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट ले रहा है। सो फॉर मी द रियल मोटिवेशन वाज गेटिंग दैट सोशल एक्सेप्टेंस समहाउ। तो मुझे बहुत उसमें चीज में मजा आ रहा था। पैसा मोटिवेशन नहीं था मेरे लिए, शायद वो सोशल एक्सेप्टेंस था। तो मैंने कहा मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना है, बिकॉज रिकॉग्निशन मिल रहा है। लाइक आई वाज इन एवरी न्यूज चैनल, टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं, रेडियो इंटरव्यूज दे रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में रोज आ रहे हैं। सो फॉर मी दैट वाज लाइक काइंड ऑफ ड्राइविंग मोटिवेशन थ्रू व्हिच आई इवेंचुअली, मतलब यू चेज्ड फेम एट दैट टाइम, मतलब पैसा वाज नॉट इम्पोर्टेंट बट गेटिंग लाइमलाइट या वैसा कुछ, social acceptance Social acceptance. and somehow I feel helping me hide my insecurities of that age. That you get to, people recognize you in your school now. They know okay, this is Himanshu. It was more of the social acceptance which I craved for, I will say. Okay, and then उसके बाद like how did you make your first buck, like पैसे कैसे कमाने शुरू किए थे, मतलब एक्चुअल पैसा कब बनना शुरू हुआ था? सो जब हमने पायलट्स किए थे तो, और जो इनिशियल सेल किया था बुकाबडी का, थोड़ा बहुत पैसा था बट इतना ज्यादा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। कितना था एंड एट व्हाट एज? वी यूज्ड टू चार्ज 120 रुपीज
पर आवर के आसपास का, हम्म, एंड हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को 100 रुपए देते थे, तो 20 रुपए बचता था, और 20-20 करके भी हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी कॉस्ट था, तो पैसा कुछ हमारे पास हाथ में नहीं आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। उस टाइम पे जब मैंने कॉम्पिटिशन जीता भी था, तब भी हमारे पास में एक अवार्ड मनी आया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कितना था अभी, बट कुछ लाइक आई गेस 30-50,000 कुछ तो आया था, सो वो आया था, या फिर वो जो पैसा कमा भी रहे थे पूरा कंपनी में वापस जा रहा था, तब तो कुछ पैसा नहीं आया। पैसा आई गेस मैंने अपनी अगली कंपनी में बनाना शुरू किया, जहाँ पे हम एक प्रॉफिटेबल वे में उस कंपनी को रन कर रहे थे, और फिर एग्जिट लिया उससे। क्या थी कंपनी? So my after that I launched this company called as SLSC. It was a supply chain logistic company. तो उसका आइडिया बहुत ही सिंपल था कि जो आज जो tier 2 और tier 3 के बिजनेस ओनर्स हैं, जिनको हम लाला सेठ बोलते हैं, उनके पास में सबसे बड़ा इशू ये था, ट्रैकमेंट नहीं रख पाते वो चीज़ों का। वहाँ पे सब कुछ काम कच्चे का काम जो बोलते हैं, पेन से पन्ने पे लिख दिया कि इतना माल आया, इतना माल गया। जो सप्लाई चेन है, स्टोरेज है, लॉजिस्टिक्स है, डिलीवरी है, उसको वो मैनेज नहीं कर पाते ढंग से। उसके दो इश्यूज है, फर्स्ट तो कि उनका सारा काम कच्चे का होता है, और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि लेबर एजुकेटेड नहीं है। आप वहाँ पे किसी को, और इतना उनका कैपेसिटी नहीं है कि किसी को लैपटॉप लेके बिठाएंगे एंट्रीज करने के लिए। सो हाउ कैन वी यूज मिनिमम टेक्नोलॉजी टू मेक मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स वाज आवर मेन इंटेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसके अंदर आपके पास एक बॉट है, आप अपना पर्चा अपलोड करो, व्हाट्सएप पे उस पर भेजो, वो अपना बैकएंड के अंदर आपकी डेटा एंट्रीज अपडेट हो जाएगी, कितना इनपुट है, इतना आउटपुट है, ये डिलीवरी टाइम, सॉर्ट ऑफ अ बिलिंग, नॉट बिलिंग बट इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेसिकली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आज जितने बड़े प्लेटफॉर्म सारे फैक्ट्रीज के लिए डील करते हैं, उस टाइम स्मॉल लेवल पे कोई नहीं था। सो हमारा वो मेन इंटेंट था कि ये कैसे करना चाहिए। उस टाइम हमारी स्कूल एक ट्रिप पे जा रही थी, सो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि वहाँ पे मत भेजो, और कुछ पैसा हमें कैश में दे दो, सो दैट वी कैन बिल्ड समथिंग ऑफ आवर ओन। सो एक फ्रीलांसर को हायर करके हमने वो बेसिक प्लेटफॉर्म डेवलप करवाया, और उसके बाद में मैंने खुद भी, आई पेड हिम सम एक्स्ट्रा मनी टू टीच मी टू कोड। सो उस फ्रीलांसर मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग भी सिखाया। सो हमने वो बेसिक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और उसके बाद में फिर मैंने भी थोड़ा थोड़ा कोडिंग सीख के प्लेटफॉर्म को आइटरेट करते गए। तो हमने वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जो प्रोडक्ट था, हमने बेचना भी शुरू किया। इट वाज वेरी हार्ड टू सेल बैक देन, बिकॉज कहते हैं बचपना दिखता है आपकी शक्ल पे। करेक्ट। तो कई लोग धक्का मार देते थे, कई बार एकदम बदतमीजी से बाहर निकाल दिया। इवन व्हेन वी विल गो विद रेफरल्स टू समवन, वो कुछ टॉफी ऑफर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑफर कर रहे हैं। सो उस टाइम इट वाज वेरी हार्ड टू सेल, बट समहाउ यू नो, लाइक माय डैड सेज दैट जस्ट डोंट गिव अप। लाइक वन देयर इज अ मेंटर ऑफ माइन, मिस्टर अजय डाटा, ही सेज दिस थिंग दैट अ स्टार्टअप नेवर फेल्स, it's always the founder that gives up. So if you're patient and perseverant enough, you're definitely gonna pave your way through. So हम तो एकदम मतलब जिद्दी होके बस ट्राई कर रहे हैं, बिकेगा, and eventually we scaled to 1.5 lakh rupees in monthly revenue. एक्सपेंस बचा के थोड़ा बहुत हम 3 फाउंडर्स से थोड़ा बहुत हमारे लिए बच रहा था। Then one of our clients' friend who used to run a service-based company got to know about us, and then he eventually, acquired the technology product, particularly all the IP. जो वो आपने शार्क टैंक में दुबई वाला पिच किया? Nah, that was furniture. That was furniture tech. Okay. This company was sold for 35 lakhs. So it was back in 2020 के आसपास की बात। 2020 में 35 लाख की कंपनी बेची। 35 लाख। You were how? I was 14.5-15 के आसपास। 14 साल की उम्र में 35 लाख की कंपनी बेची। हाँ, तो उस टाइम बेचा, और 3 फाउंडर्स थे, 12-12.5 लाख रुपए हमने बनाए। So that has been that was like how I made my first big success. मतलब 12 लाख, और फिर क्या होता है कि मजा भी आ रहा है आपको जो काम कर रहे हो आप, और पैसा भी बन रहा है। I feel that was the like first game changer or turning point कि this is something that can be taken really seriously, और यहाँ पे कुछ हो सकता है। So वहाँ पे फिर वो second चीज हुई हमारी। Okay, and the controversial pitch of you in Shark Tank, उसके बारे में like काफी लोग were like चढ़े थे, मतलब literally कि आपकी pitch से many called you कि you were overconfident and stuff. So what like happened behind the camera, मतलब जो Shark Tank वालों ने नहीं दिखाया on public? Okay, so first I feel is ki like sometimes we as founders are very ambitious, and ambition sometimes is also taken as overconfidence. Like for me, because the journey of entrepreneurship is so hard, मेरे को mentally बहुत prepare रहना है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अगर मैं कहते हैं ना, दीपेंद्र गोयल says this thing, aim for the stars, you will get the moon at least. So अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे लिए ये चीज़ इतना ही बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं शायद अचीव ही ना कर पाऊँ। I feel it was a lot around that as well, कि शायद मैं mentally 5 बिलियन को एक एज इन नॉट मैं सबसे बड़ा टारगेट नहीं मान रहा, मैं शायद 50 या 100 या फिर 500 बिलियन को मानता हूँ। इट्स बिकॉज आई नीड टू मेंटली वेरी रिजिड, सो इट इज माई थॉट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग वेरी बिग,
which sometimes does come as that. And secondly, talking about the Shark Tank pitch, so I feel a lot of miscommunication also happens. Like for example, if you see like it was asked कि आप बता रहे हो कि ऐसे term sheet मिल गया, वो मिल गया, but it was practically that it was asked to me that कि आपको कोई past offers मिले हैं. It was me answering on that. So it was a lot more of miscommunication. Shark Tank में क्या होता है कि उनको भी at the end वो pitch दिखानी है जो लोग देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखानी जैसे चीजें होती है. तो ऐसा क्या हुआ था, मतलब for example, क्या नहीं दिखाया गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे वेबसाइट वाला चीज था, तो उसमें ना काफी लंबा डिस्कशन चला था कि क्या यूजर है, बिकॉज अगर आप मेरी पिच भी वापस देखेंगे, मैंने साफ साफ बोला हुआ है 6,500 हमारे ईयरली सब्सक्रिप्शन पे है और कई लोगों को हमने इनडायरेक्टली सर्व किया है. 6,500 लोग तो हमें जो साल का जो 5-6-7 हज़ार रुपए सब्सक्रिप्शन देते हैं वो लोग हैं, और कई हजार लोगों को वन टाइम सर्विस. जैसे हेल्थ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हेल्थ कैंप होते हैं, तो वन टाइम चीज है. तो ओवरऑल हमने इतने 1,000 एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट भी किया है, बट वो चीज कहीं ना कहीं वहां पे कट हो जाती है, बिकॉज उसमें फिर वो नॉर्मल डिस्कशन है, वहां पे मसाला नहीं है. सो वो कई चीजें इट्स नॉट ऑलवेज द वे इट इज परसीव टू बी. सो एक वो एग्जांपल हो गया. टॉकिंग अबाउट लाइक दैट, उसका सबसे बड़ा तो पार्ट वही था, फिर फंड्स वाला पार्ट भी था. तो इनफैक्ट शार्क टैंक की एक वेरी थरो ड्यू डिलिजेंस टीम होती है जो आपकी हर एक चीज को एंड टू एंड गो थ्रू करती है बिफोर taking it out. So even when we had went into it, all due diligence team had asked for documents. In fact, post our pitch, जब episode live होने वाला था, उससे पहले भी जो चीजें हमने बोली है टैंक के ऊपर, उन सब चीजों के डॉक्यूमेंट शार्क टैंक की टीम ने मंगवाए थे. So basically everything was thoroughly checked and went through. But it was just because कि वो pitch इतनी 2 घंटे की होती है, उसको 15 मिनट 20 मिनट में कंसाइज करना होता है और मसाला डालना होता है, और कई फैक्ट सामने नहीं आ पाते हैं. Even with Aman also we had a lot of discussions beyond that, जो चीजें नहीं आई. So it was a lot around that. And overconfidence की बात की, I would say it was just a lot around ambition as founder, that we are trying to prove ourselves. Because मुझे वो चीज पता है कि I am a kid, no one is gonna believe in me, but I want to achieve a lot, and like I want to prove myself, and for that I feel we just try to overprove ourselves, and that often translates as an into overconfidence portray हो जाता है. in some perspectives it might come out as that, but for me it was just about proving that okay, I'm national stage, it is a once in a lifetime opportunity, I need to prove myself anyhow. बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है, exactly. बट आपके केस में कौन कौन से शार्क्स बैठे थे, और उनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? Yeah, so talking about our pitch, we had 5 sharks: Aman, Vinita, Namita, Kunal, and Ritesh. Ritesh has been my childhood crush. Like this guy I've seen growing up, and I feel he has been one of those persons that I've related the most with. Because same journey, early age में start किया, self build करना है, ये करना है, वो करना है. So I feel Ritesh was someone who was the warmest as well. He always carries that big smile on his face. Always, even when he's trying to put on a point, he's trying to put it from his own perspective, and बहुत warmly आपको present करते हैं. He's never that too rough on you and all of that. Ritesh is always the best. Kunal, again, a very bold, experienced guy. He knows what he is saying and how much he has to say. So very calm, composed, and he is the man kind of a vibe Kunal always carries. Namita again was very warm, always like if you see when someone young comes to the tank, Namita is always very warm with them. She always have a certain perspective. और बच्चों को मतलब एक motherly treatment हमेशा नमिता देती है. अमन के साथ थोड़ा सा हो गया था, heated argument हो गया था. उसमें भी काफी argument के parts थे, वो भी नहीं दिखाए गए थे. So, for example, Aman asked me कि confidence और confidence में क्या फ़र्क होता है. तो मैंने बोला था कि मैं कर सकता हूँ, ये स्वाभिमान है, और मैं ही कर सकता हूँ, ये अभिमान है. और उसके बाद में फिर अमन बोलता है कि आपने ये बोला, आप में अभिमान नहीं, आप में अभिमान है, स्वाभिमान नहीं है. A lot of those again miscommunication. I mean, it was miscommunication. I don't know, like, because अब आप ये देखो ना कि सेम आंसर के लिए भी सेम शार्क्स के अलग अलग दिनों पे अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं. लाइक हाँ, करेक्ट. कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, फॉर एग्जांपल कि शार्क टैंक में अमन ने एक बार रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बोला था कि मार्केटिंग के लिए आ सकते हो, बट देन इन वन पिच इट वाज लाइक कि मार्केटिंग के लिए आए हो, मार्केटिंग के लिए आए हो. एंड ऑल्सो एक और एक क्लिप है जहाँ पे जब पारुल गुलाटी आए थे, तो वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, उनको कुछ नहीं बोला था. गौरव तनेजा फ्रॉम बीस्ट लाइफ आए थे, उनको कहा था कि आप तो मार्केटिंग के लिए आए हो, आप अपना कंटेंट क्रिएशन छोड़ दो. पारुल को ये नहीं बोला था. तो आई ऑल्सो बिलीव कि शार्क्स आर अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स जैसे आपने कहा, हर पिच से
वो भी बदलते हैं, मतलब हाँ। विद एवरी पिच उनका आंसर डिफरेंट होता है फॉर द सेम थिंग। और कई बार ये भी होता है ना कि बिकॉज इट्स लाइक 5-6 शूट्स गोइंग ऑन बैक हाँ। टू बैक, सुबह 8 बजे आ रहे हैं, शाम को 10 बजे जा रहे हैं, हाँ तो एंड की वजह थोड़े से वो दे आल्सो गेट टायर्ड हाँ, कि वो mentally वो थोड़ा मेंटली सा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। ये चीजें काफी बार होती है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक एक दूसरा पिच था जहाँ पे द लैब सर्टिफाइड है ऐसा लिखा हुआ था, एंड उसके अंदर एक्चुअली उन्होंने कहा कुछ भी सर्टिफिकेशन था ही नहीं, ओके एंड उस पे देन उस टाइम अमन वाज लाइक ओके ओके कोई बात नहीं चलता है, हाँ but for us, like even despite that, it was like this is very wrong and all of that. So I mean, it's like they also have like go through so much of stress, so different mental zones mein hote hain everyone on different times. Vinita again was I guess was like kind Okay. of okayish, like we didn't had like not too aggressive, not too warm, but we respect our opinions, and all of any opinion that any of the sharks gave, we'll definitely try and work up upon that. While you were pitching, आपने एक लाइन बोली थी कि फंडिंग तो बाहर भी मिल जाएगी, राइट? तो क्या आप शार्क टैंक स्पेसिफिकली सिर्फ मार्केटिंग व्यूज के लिए गए थे या फिर आप लेजिटली यू वर लुकिंग आउट फॉर फंडिंग? ओके, सो इफ यू सी उस टाइम मैंने जब वो लाइन मेरी पूरी होने ही नहीं दी थी विनीता ने, उस टाइम क्या हुआ था कि मैं अपना लाइन कंप्लीट कर रहा था, एक सेकंड आपने ऐसे कैसे बोल दिया, सो माय कंप्लीट लाइन वाज कि फंडिंग मुझे बाहर भी मिल जाएगी, बट माय मॉम सेज दैट सम पीपल आर सो पुअर दैट दे डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट मनी, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेंटरशिप उससे भी ज्यादा चाहिए। करेक्ट, आई रिमेंबर दिस लाइन। या सो मैंने ये मेरा पॉइंट ये था कि मैंने शायद 0 to 0.1 की या 0.5 की जर्नी देख ली, बट इस 0.5 से 100 की जर्नी आप लोगों ने देखी है, तो फंडिंग से ज्यादा मुझे आपकी मेंटरशिप चाहिए। करेक्ट, तो इट वाज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेइंग कि मैं वहां पे उनके लिए नहीं गया हूँ, सिर्फ मार्केटिंग के लिए गया हूँ, बट माय पॉइंट वाज दैट ऑफ कोर्स वी हु डजंट नीड मनी, लाइक एवरी कंपनी दैट इज इन अ हाई ग्रोथ स्टेज, एवरीवन नीड्स कैपिटल टू ग्रो एंड डबल डाउन as quickly as possible, that is of course there, but वो पार्ट कट हो गया था। सो माय कंटेक्स्ट वाज कि मार्केटिंग ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द पॉइंट, बट आई वुड लव टू गेट देम एज इन्वेस्टर्स एंड गेट देम मेंटरशिप, सो मोर देन मनी आई नीडेड देयर गाइडेंस एंड एडवाइसेस। वो पार्ट थोड़ा सा वो नहीं अगेन मिसकम्युनिकेशन हो गया था। सो बट द मेन पॉइंट वाज ओनली दैट आई वुड लाइक टू गेट योर मेंटरशिप because I want to go from 0.5 to 100 ka journey. Okay, and then did any of the founders or any of the sharks reach you after the show, or did you reach them after the show? Sure. So Ritesh, Ritesh has been someone, as I said, like very very inspirational to me. तो जैसे ही हमारा शूट खत्म हुआ था उसके 2 दिन बाद में, like I guess Friday को हमारा shooting था, Sunday morning I met him in the morning and I spent 1.5 hours, 2 hours with him one on one, and Bombay he gave me a lot of advices in Bombay. Exactly. Okay. Ritesh reached out to me and he was exceptionally warm, बहुत सारी advices दी, and I'm really grateful that he gave the time to me. Okay, and funding कोई रेस करी उसके बाद? अभी हमारा अभी उसके बाद में जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे इंडिया के, सबने हमें रीच आउट किया है, और वी आर इन एक्टिव डिस्कशंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ऑल द बिग फंड्स वी आर इन एक्टिव टच विद। Okay, मतलब आपको बड़े इन्वेस्टर्स ने खुद से पिच करना स्टार्ट किया है? हाँ, the VC firms. हाँ, तो जिन anyone that you would like to name? Any company? मतलब until discussions are closed I would not like to name, Okay. but all the big VCs जिनका aspiration रहता है that इन्होंने ओला में इन्वेस्ट किया है, इन्होंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया है, जेप्टो में इन्वेस्ट किया है, टाइटन कैपिटल को तो मैंने पहले ही पिच कर ही दिया टैंक पे, बट ऑल द मच बिगर फंड्स लाइक जिनके $1 billion AUMs हैं, हाँ, उसी लेवल के, उसी टाइप के सारे जितने भी फंड्स हैं, वी वर इन एक्टिव टच विद ऑल ऑफ देम, एंड उनके सामने से इनबाउंड है, तो एक मुझे लगता है ये सारे फंड्स के एस्पिरेशन रहती है कि मैं पिच कर पाऊँ इनको, और एक तो आप सामने जाते हो और यहाँ पे ये सामने से इनके दे स्लाइडिंग इनटू योर DMs एंड ईमेल्स एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू, दैट हैज टू बी द मोस्ट एक्सेप्शनल पार्ट फॉर श्योर। गॉट इट। एंड जैसा कि जो शार्क्स है वो इतनी जैसे हाइप बनाते हैं कि आप तो शार्क टैंक पे सिर्फ मार्केटिंग के लिए आए हो। I have heard a lot of news, I have read a lot of posts this time around that the season 4 जो Shark Tank आया था, that was a big failure for them because brands को जो पहले लोग कहते थे ना कि यार अब 10 करोड़ की मार्केटिंग आपको फ्री मिल रही है, गौरव तनेजा ने भी पोस्ट डाला था कि इस बार it was a massive failure. Do you feel the same? मतलब क्या शार्क टैंक एयर होने के बाद आपको अदर देन द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग, क्या आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी वैसी मिली जैसी आपने एक्सपेक्ट करी थी? लाइक वर शार्क टैंक एबल टू डिलीवर दैट मार्केटिंग और नॉट दिस टाइम अराउंड?
So a lot of friends of mine also were in the season of Tank, and this is absolutely true. Okay. Because इस बार सब कुछ OTT के ऊपर आया, और जहाँ पे OTT का सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. एंड इफ यू सी काफी लोगों को Amazon प्राइम का मिल जाएगा, हॉटस्टार का मिल जाएगा, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है. एज कम्पेयर थोड़ा कम सब्सक्रिप्शन, मासी नहीं है इतना, मासी नहीं है इतना. तो रीच तो इस बार बहुत ही ज्यादा गिरी थी, टू बी ऑनेस्ट. लाइक एवरी ब्रांड, जो मेरे फ्रेंड्स हैं 1, 2, 3 सीजन के और 4th सीजन के, उनके ट्रैक्शन और जंप्स का रात दिन का फर्क है. और ये होना भी था, बिकॉज OTT के अंदर क्या एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं है. टीवी घर में 9 बजे चल जाता है. सोनी लिव इतना बड़ा जो चैनल है सोनी का, इसमें रीच भी काफी अच्छी, तो रीच काफी ज्यादा गिरी थी. मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो बाद में आए थे, लाइक लकीली वी वर इन द एपिसोड 2 इटसेल्फ. करेक्ट. सो हमारी रीच फिर भी काफी कंसिडरेबल Decent थी. मतलब हमने फर्स्ट डे हमारा विजिटर्स लाइक 25-30,000 के फर्स्ट नाइट पे थे. बाकी जो मेरे दोस्तों से बात कर रहा हूँ, उनके विजिटर्स हार्डली 1,000-1,500 हैं लेट के एपिसोड्स के अंदर. करेक्ट. तो इस बार रीच तो काफी ज्यादा गिरी. और जो मार्केटिंग के इंटेंट से हम जाते हैं, बिकॉज एवरी फाउंडर इज गोइंग ऑन शार्क टैंक इज गोइंग विद द इंटेंट ऑफ मार्केटिंग इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंट्स, आई विल से. मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि शार्क टैंक मेरे को फंडिंग सिर्फ चाहिए इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे को मार्केटिंग में फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अगर आपको सिर्फ फंडिंग चाहिए, दीज शार्क्स हैव देयर फैमिली ऑफिसेज, आप उनको रीच आउट करोगे, आप उनसे फंडिंग लोगे. तो मार्केटिंग से बिग इंटेंट है. इसमें थोड़ा सा इस चीज के अंदर हुआ है दिक्कत. रीच काफी ज्यादा गिरी. इवन गौरव तनेजा वाज शेयरिंग सम स्टार्ट्स एज वेल कि उन्होंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, खुद के उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया था ये ब्रांड को. 3.5 लाख विजिटर्स आए थे और इसके बाद में 11,000 विजिटर्स आए थे. तो जंप तो बहुत ही ज्यादा डाउन गया है, ट्रैक्शन भी गिरा है. सो दैट इज फॉर श्योर. इनफैक्ट पहले उन्होंने यूट्यूब पे नहीं डाला, फिर देन इवेंचुअली डिसाइडेड कि ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे भी डालना शुरू कर देते हैं. तो इस बार मार्केटिंग को लेकर और रीच को लेकर, टू बी ऑनेस्ट, काफी ज्यादा इश्यूज रहे हैं इस सीजन के अंदर. डेफिनेटली. बिकॉज अगेन मैं भी अगर एज अ पर्सनल यूजर बात करूँ ना, मैंने सिर्फ 4-5 एपिसोड्स देखे. उसके बाद ना मेरा इंटरेस्ट इस बार इतना बन पाया, ना ही वॉचिंग ऑन सोनी लिव इज दैट कन्वीनियंट. यूट्यूब पे क्या होता था, आपने लगाया, जैसे मैं अपना केस बताऊं, घर जाता था, घर वालों के साथ खाना खा रहा हूँ, यूट्यूब पे लगा दिया, खत्म हुआ, दूसरा चालू हो गया, तीसरा हो गया. बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली अवेयर हूं मैं यूट्यूब से एज अ प्लेटफॉर्म. सोनी लिव एक तो पैसे देने के बाद भी जो बैक टू बैक एड्स आते हैं, राइट, और उनका जो ऐप है दैट इज नॉट वेरी स्टेबल स्टिल ऑन द टीवी इटसेल्फ. मोबाइल पे अच्छा चलता है बट टीवी पे अभी भी उतना ऑप्टिमाइज नहीं चलता. तो दैट आई फील इज डेफिनेटली वन ऑफ द इश्यूज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें पे इम्पैक्ट आया. क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं है, आई बिलीव, तो नोबडी विल वॉच यू, बिकॉज उनके पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स लाइक प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, तो पीपल विल प्रेफर वॉचिंग दैट. नहीं, बहुत एग्री करता हूँ मैं इस बात से. और काफी ज्यादा ड्रॉप है. इट इज नॉट लाइक कि 10-15-20% का ड्रॉप है. हाँ, It's extreme. 80% का ड्रॉप है आराम से, बिल्कुल. और जैसे फॉर अस वी आर अ B2B ब्रांड, तो स्टिल हमारे लिए इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ जो पैसा दे रहा है वो क्वालिटी क्राउड है, हमारे पास अच्छी लीड्स आएगी. बट एक जो मासी ब्रांड्स जो जाते हैं, जो शायद 200-300 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनकी रीच ही सारी उस ऑडियंस में जो टीवी देखती है. करेक्ट. सो उनकी रीच तो वाज एब्सोल्युटली डाउनग्रेडेड. सो आई फील दैट इज अ वेरी वेरी बिग. जो पहले बिजनेसेस हम देखते थे कि 10 गुना रेवेन्यू हो गया, 5 गुना रेवेन्यू होगा, वो इस बार कहीं भी केस स्टडी नहीं देखने को बिल्कुल. मिली. 1.25x 1.5x एट बेस्ट. आई बिलीव, मतलब जितने एपिसोड्स मैंने देखे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है इस सीजन का तो वो गाइस फ्रॉम कल्चर सर्कल है. अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कोई भी इतना फायदा उठा, क्योंकि वो बहुत एड्स चल रहे हैं. आई डोंट नो, आई एम दी टारगेट ऑडियंस, बिकॉज नहीं मेरे भी बहुत आ रहे हैं. बहुत आ कल्चर रहे, सर्कल इज correct, मोनेटाइजिंग ऑन इट फुल्ली. वो अपना बहुत सारी क्लिप्स लगा रहे हैं, एड्स चला रहे हैं उन्हीं क्लिप्स पे, जी. तो दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन दैट, सो इज गुड. बट व्हाट डू यू थिंक, लाइक जैसे आप अपना स्टार्टअप आई गेस गुड़गांव से चला रहे हो, लाइक वेयर वी आर शूटिंग द वीडियो, एंड बिफोर द पॉडकास्ट यू इवन मेंशन कि आप बैंगलोर में रहे हो, यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट डिफरेंट सिटीज में. हाउ डू यू फील स्टार्टअप कल्चर इज इन बैंगलोर विच इज इन साउथ ऑफ इंडिया टू गुड़गांव विच इज इन नॉर्थ, एंड विच डू यू फील इज आइडियल सिटी फॉर एनीबडी यंग entrepreneur starting a startup, which is the most favorable city? Sure. So अगर to be very honest, जो बैंगलोर का वाइब है वो उतना पूरा स्टार्टअप कल्चर शायद गुड़गांव में अभी तक तो नहीं आया है. लाइक फॉर एग्जांपल बैंगलोर में अगर मैं किसी स्टारबक्स में बैठ रहा हूँ, I'm pretty sure that the side वाला person is gonna say hi और I'm gonna say hi if we two are working, and कुछ ना कुछ meaningful conversation होगा, कोई startup का link निकलेगा, we are gonna work. because entrepreneur अलग ही दिख जाते हैं, वो भीड़ के अंदर अलग छलकते हैं कि ये बंदा entrepreneur है, हसल कर रहा है, राइट. सो यहाँ पे जो एक कम्युनिटी वाला इफेक्ट है बैंगलोर में बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू गुड़गांव. सो दैट इज फॉर श्योर देयर. लाइक एंड देन देयर इज लाइक मच all the investors you talk about, big ones all sit in Bangalore. जो टेक्नोलॉजी टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है बैंगलोर के अंदर. तो ये चीजें बैंगलोर की वेदर काफी अच्छा है.
एयरपोर्ट काफी दूर है. Not really, मतलब weather, I saw a post few days back only. Delhi NCR में it was 32 and Bangalore में was 30. It is कभी कभार हो जाता होगा, but otherwise Bangalore's weather is beautiful, like it's very very nice. ट्रैफिक का काफी इशू है, but हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में टेक्नोलॉजी टैलेंट बहुत ही ज्यादा सस्ता है as compared to बैंगलोर. जो एक डेवलपर 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ 25 लाख में आएगा बैंगलोर के अंदर, शायद 18 लाख के अंदर हमारे पास में गुड़गांव में आ जाएगा. दैट इज अ वेरी बिग बेनिफिट. गुड़गांव के अंदर इफ यू सी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज गुड़गांव में ही है. हाँ, स्टार्टअप्स वाइज ऑल द बिग Profitable. प्रॉफिटेबल. सो आई फील यहाँ पे ना एक जो धंधा माइंडसेट है वो ज्यादा है गुड़गांव के अंदर, Correct, हाँ. वेयर कंपनीज आर फोकसिंग अ लॉट ऑन स्केलेबिलिटी विद प्रॉफिटेबल एफिशिएंसी. because they are able to find better people कहीं ना कहीं. मतलब हाँ. I agree कि इकोसिस्टम उतना बढ़िया नहीं है. मुझे भी इकोसिस्टम कभी कभी लैकिंग लगता है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली माइंडफुल लोग नहीं मिलेंगे Yeah. कंपेयर टू बैंगलोर. मतलब बैंगलोर में 1 या 2 बार गया हूँ, मैंने खुद वो फील किया. वो जो आप स्टारबक्स थर्ड वेव वाली बात बता रहे हो वो है, वो सच है. पर यहाँ पे वो डेफिनेटली कम है बिकॉज यहाँ पे नेटिव क्राउड हो जाए. दे ऑल्सो हैव गुड मनी, तो आपको स्टारबक्स में यहाँ का नेटिव क्राउड भी दिखता है. हाँ. राइट. और उनको आप हाई नहीं बोल सकते. आप उनको हाई नहीं बोल सकते. ठीक है. वो बोलेंगे You will get a क्या चाहिए? native, you will get a native reply in native language. I'm not generalizing or I'm not Of saying they are course, bad, but, yeah. but लोग आजकल randomly trigger हो जाते हैं कि Yeah. how did he insult. That is why मैंने name नहीं किया कुछ भी. But हाँ, वो ecosystem problem है. पर यहाँ पे I believe कि the labor is not the labor, but again hiring workforce is cheaper. एंड थोड़ा स्केरी है गुड़गांव रात को निकलने. लाइक आई वाज वंस लाइक एक बंदे ने पेपर स्प्रे मार दिया मेरी आंख में रैंडमली टू स्टील माय फोन. नहीं मतलब आई वाज आउटसाइड वेस्टर्न इफ्को चौक वाला. आई वाज वो एरिया थोड़ा स्कैरी. मैं बस वेस्टर्न से बाहर निकला, उसने पेपर स्प्रे मार के मेरा फोन छीनने की कोशिश करी. सो शिट. वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था. लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड नॉर्थ इंडिया के हैं. हाँ, वो तो पूरे मतलब वो है. आप दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हो तो द रील्स दैट वी सी दैट इज ट्रू कि पीपल आर शॉर्ट टेम्पर्ड. ईगो लोगों का बहुत छोटा है. दैट इज अ फैक्ट. मैं मुंह पे बोलता हूँ, सबका ईगो बहुत छोटा है. ठीक है. और सब बहुत जल्दी पर्सनल हो जाते हैं. रोड रेजेस आर क्रेजी. ठीक है. बट अगेन बैंगलोर हैज देयर ओन इशू. वो जो कनाडा वाला थिंग ऑफ कोर्स. ठीक बट है. अभी गुड़गांव इज कमिंग एंड इट्स हाँ. आई रियली पोटेंशियली सी इट एज एन अपकमिंग मार्केट. यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर दैट स्टार्टअप इकोसिस्टम और बूम करेगा. बिकॉज क्या होता है ना, बैंगलोर एक उस साउथर्न कोने पे है इंडिया के. तो नॉर्थ इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर जो बिल्ड करना चाहते हैं और अलग चीजें ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन गुड़गांव. उनके लिए एक्सेसिबिलिटी है अपने होम टाउन से, एक कल्चर फिट है. हाँ. यहाँ पे कोई भी नॉर्थ इंडिया में कोई भी रीजन से आप आओगे ना, दिल्ली में आपको ऐसा नहीं लगेगा अपने दूसरे रीजन में आए हो. आपको लगेगा कि मेरा थोड़ा सा वो होम टाउन काइंड ऑफ कि बोलने का तरीका वही है, लाइफस्टाइल वैसी ही है. रेसिज्म है, थोड़ा सा है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है. गुड़गांव में कम है, दिल्ली में ज्यादा है. हाँ, so Delhi, I'm talking about Gurgaon from my experience. गुड़गांव में लोगों को फर्क नहीं पड़ता. And everyone is बाहर का. Is migrant. 80% जनता in Gurgaon is migrant. Exactly. So and it's much cheaper. I feel. गुड़गांव मतलब ठीक है. Is in a decent middle spot, but ठीक है. Okay, it's in the middle spot. मतलब cheap तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा. As compared to Bombay और Bombay से 100% in every sense, in real estate, in hiring workforce, in getting your office space, agreed. Bangalore से I believe office space में गुड़गांव is expensive. Bangalore में you find cheaper offices. Similar to be honest. But still मतलब जो मैंने देखा है कि वहाँ पे ऑप्शंस थोड़े अलग टाइप के हैं. वहाँ पे थोड़े अलग इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी हैं आपके पास में. यहाँ पे जो कल्चर है कैफे में वर्क करना है या फिर वो चीजें आई डोंट सी अ लॉट इन गुड़गांव. हाँ, कम है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जनता वाली फुटफॉल भी काफी है. यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है. हाँ. बैंगलोर में आपको वो फुटफॉल थर्ड वेव में या स्टारबक्स में नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ के लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है. जो वहाँ का नेटिव क्राउड है वो फिल्टर कॉफी पीने नॉर्मल दुकान पे जाएगा. वो स्टारबक्स आके वो 600 रुपए की चीनी वाली ड्रिंक नहीं पीने वाला. बट दैट्स समथिंग आई रियली मिस अबाउट बैंगलोर. 15 का फिल्टर कॉफी, 35 का डोसा. इट्स लाइक द डोसास एंड कॉफीज रियली एक्सेप्शनल. हाँ, उनका नेटिव फूड इज गुड. बट नेटिव फूड के अलावा मुझे बैंगलोर का खाना बिल्कुल नहीं समझ आया था. इट्स वेरी ऑफन आई फाइंड पीपल जिनको खाना पसंद नहीं. मतलब आप अगर नॉर्थ से हो तो ये मेरा जनरल बिलीफ है. मुझे बॉम्बे का खाना भी नहीं समझ आता. अच्छा. मुझे बैंगलोर का भी नहीं समझ आया और मैं साउथ में कहीं गया नहीं हूँ. मतलब गोवा इज नॉट अ स्टार्टअप थिंग, तो उसकी बात नहीं करूंगा मैं. बट आई बिलीव कि बॉम्बे में, अगर मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊं, 2-3 बार बॉम्बे गया हूं मैं. 80% प्लेसेस पे आपको अच्छा वड़ा पाव भी नहीं खाने मिलेगा. जो उनकी हाइप है ना अबाउट वड़ा पाव भी नहीं अच्छा मिलेगा. और मुझे ऐसा लगता है पार्टी कल्चर भी मुझे नॉर्थ का ज्यादा बेटर लगता है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर.
क्योंकि बैंगलोर की बात बताऊं मैं, 12 बजे Seriously? क्लब, हाँ 12 बजे क्लब्स बंद हो जाते हैं, मेरा हाँ, पर्सनल 12 एक एक्सपीरियंस है। बजे, या और agree. दिल्ली में ऐसे कितने क्लब्स है जो 1 बजे चालू होते हैं, क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियसली I have not been clubbing in Delhi, so yeah. 1 बजे चालू होते हैं वो नाइट क्लब, सिर्फ 1 बजे चालू होते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे तक बजते हैं। शो मी अ प्लेस इन मुंबई और Not बैंगलोर, possible, not possible. वहाँ पे हाउस पार्टी हो जाती है उसके बाद में। हाउस पार्टी होती है, राइट? यहाँ पे हाउस पार्टीज तो डिफरेंट है, बट ये वाला कल्चर मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और इसके साथ साथ अल्कोहल प्राइसिंग, बैंगलोर, बॉम्बे, Yeah. यू कैन नॉट हैव 10,000 रुपए में भी आपको अच्छी, यू डोंट गेट गुड विस्की इन एनी बिग क्लब। 10,000 में कुछ भी नहीं आता। आई स्टिल रिमेम्बर बॉम्बे की एक बहुत फेमस जगह है, क्या नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अंधेरी में ही है, ईस्ट में, क्या नाम अंधेरी है, में सहारा वाला, जहाँ प्लेट्स तोड़ते हैं, ओपा नहीं, न्यूमा, नहीं प्लेट्स तोड़ने वाला कल्चर वो है, कुछ तो इजिप्शियन या मैक्सिकन कहीं कल्चर हाँ है वो, मतलब जहाँ पे हाँ, प्लेट्स white तोड़ते plates को तोड़ते हाँ हो, वाइट या, प्लेट्स या, को या, तोड़ते हैं, agreed. ओपा ही शायद नाम है, हाँ, ओपा कोपा, ओपा ओपा ओपा, okay. मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, I can ask my friends right away, I will know. तो but, yeah. वहां पे लाइक 25,000 रुपए की बॉम्बे सफायर की बोतल थी, अच्छा। 25,000 फॉर बॉम्बे सफायर, जो हाँ। गुड़गांव में 1,800 रुपए की ठेकों पे मिलती है, इन बिगेस्ट 1,800 रुपए की, एंड डिसेंट साइज क्लब में 15,000 रुपए की। तो सिंगल It's मॉल्ट like 10x. 10x सिंगल मॉल्ट पीना तो आप भूल जाओ अच्छा। बैंगलोर और बॉम्बे के क्लब्स में। तो दैट इज वाई मैंने आपको कहा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन, पार्टीज आर वेरी गुड इन दिल्ली एनसीआर कंपेयर टू बॉम्बे एंड बैंगलोर। माय पर्सनल ओपिनियन जो हाँ, so मैंने it's एक्सपीरियंस better, it's affordable to do all this. अफोर्डेबल तो नहीं, बट मैं कहूंगा कि If- फॉर द सेम प्राइस आपको बेटर क्वालिटी Got मिलती it, है yeah. ऑफ जो भी आप ड्रिंक करने जा रहे हो, मतलब जस्ट सेइंग। Yeah. सो as again, I certainly believe you were born in which year? 2005. 2005. So a Gen Z generation, right? We, मतलब again, me being a founder, we hire a lot of people, Yeah. Gen Zs, non-Gen Zs, millennials. एक saying है, general saying है कि जो Gen Zs है ना, they are like really difficult people to work around with, ठीक है? But again, there are people like you, me, I also belong to Generation Z, but I don't dress that way, मेरी हरकतें वैसी नहीं है, because again, we have chosen the path, a Yeah. different path. Yeah. So I just want to ask, like, how it is in your company? Have you like hired people who are Gen Zs, or you're working with millennials, or what do you have for Gen Zs in general? Okay, so to be honest, most of the people in our company are millennials only, like 25, Correct, हाँ? 30 के age group के बीच वाले. Gen Zs also there are a few. I feel मुझे जो एक difference लगता है, most of Gen Zs want work-life balance from day one. ये एक अब उनके लिए आई फील आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस एंड दे हाँ. वांट टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव ये रहा है कि कुछ साल तक आपको अगर रियली वो एक सक्सेस अचीव करनी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस भूलना पड़ेगा. लाइक you have to make sacrifices to be exceptional. If you wanna lead a normal life throughout your life कि मुझे work life balance चाहिए, मैं इसमें खुश हूँ, तो आप प्लीज वैसे रहिए. अगर आपका इंटेंट वो है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करनी है और मुझे अपनी जो क्राउड है उससे अलग निकलना है, तो उसके लिए तो फिर आपको अलग निकलना ही होगा और उसके आपको रगड़ना पड़ेगा. मतलब everything comes at a cost. Matlab, there are some, like, I remember once that there was this like person working with us, like the person was like 23 or something. I asked her that let's have a meeting at 7. The person replied, no, I can't, I have my Pilates class at 7. So at the end of the day, when you're working in a high growth startup, you have to have that mindset that you'll have to make some sacrifices. अगर आपका वो है, then corporate life जीनी is great, but मुझे लगता है कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आपको वर्क लाइफ बैलेंस थोड़े समय के लिए भूलना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत ऐसे वो कहते हैं phenomenal growth चाहिए, phenomenal growth चाहिए. तो वो चीज रियलाइज नहीं करते. लाइक इट्स I'm not saying you should not be rejuvenating in your life या फिर आपको रिलैक्स नहीं करना है, but it has to, but आपको अपना वर्क एक उस पर स्टेक पे नहीं रखना है. काम सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इस एज में प्रायोरिटी होना चाहिए, which I sometimes see lacking with some people. I'll tell you one thing from my experience. मैं कहता हूँ कि अगर आपने 5 साल दे दिए अपने काम को या अपनी जॉब को या किसी भी चीज को तमीज से, everything will come to you automatically. आपको recognition भी मिलेगा, आप जिस भी कंपनी में हो, खुद का स्टार्टअप बना रहे हो, 5 साल में आपको इनफ धंधा समझ आ जाता है. You will figure out your way to make money. And lastly, फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रैवल, एंजॉयमेंट सब मिलेगा. पर आप जैसे आज जन जी सोचते हैं ना, आज ग्रेजुएट हुआ हूँ, कल से मैं जॉब पे जा रहा हूँ और मुझे भाई 6:30 के बाद कोई गलती से पिंग ना कर दे.
मतलब 10 इतने रिजिड हैं, कॉल नहीं उठाते हैं वो। कॉल नहीं उठाते हैं। एंड मुझे बस ये लगता है कि मैं कहता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं भी अगर खराब करना, आई रिस्पेक्ट दैट, बट जस्ट बी अकाउंटेबल टू योर जॉब, एग्जैक्टली। अकाउंटेबल टू जॉब। एंड सेकेंडली इंटेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इरादा या नियत। बिल्कुल। काम करने का इरादा या नियत होनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए अपने किसी बंदे से कि 9 बजे अगर मैं उसे कॉल कर रहा हूँ वो उठाए। अगर उसने 6:30 तक पूरी श्रद्धा से, पूरी अकाउंटेबिलिटी से, इंटेंट के साथ काम किया है, Yeah, यू गो होम, यू रिलैक्स, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। absolutely. कितना भी अर्जेंट है, आई विल फिगर आउट माई सेल्फ, मैं तुमसे कल ही बात करूंगा। पर अगर तुम 6:30 तक की अकाउंटेबिलिटी के साथ, इंटेंट के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो भाई फिर आई हैव फुल राइट्स टू डिस्टर्ब यू, बिकॉज आप अलाइंड नहीं थे जब आपका काम करने का टाइम था। एंड प्रॉब्लम दैट हर्ट्स द मोस्ट इज दैट उनको आपसे सब एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बॉस एकदम चिल रहेगा, माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, हम नहीं कर रहे, एंड उसके बाद भी जब डिलीवर नहीं होता ना, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। मैंने अकाउंटेबिलिटी इसीलिए बोला कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और इंटीग्रिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज। इंटीग्रिटी, हाँ वही, अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी कम्स हैंड इन हैंड। हैव यू हर्ड ऑफ नवल रविकांत? हाँ, नवल रविकांत, द उबर गाय, उबर इन्वेस्टर, और या ब्रिलियंट। मतलब आई डोंट थिंक कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में या फिर in general he is the OG, typical OG. Philosophies are off the charts. Like, so he says this thing: whenever you want to hire someone, find someone who you can rate 100 on 100 on integrity, intelligence and energy. Because जब भी आप किसी के साथ काम करोगे वो 70 हो जाएगा। Because आपने 2 इंटरव्यू लिए हैं, आपको एक सर्टेन चीज पता है उस व्यक्ति के बारे में। जब काम करना शुरू करोगे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपके सामने आएगी। तो ओनली हायर समवन 100 on 100 so that it becomes 70 on 100 later on. वही वाली बात, chase the stars at least you reach the moon. हाँ, because आप 70 वाले को हायर करोगे ना तो वो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। So और इसमें ना मुझे ऐसा जो हार्ड वर्क के अराउंड ना, like I've been someone who takes a lot of stress. Like stress is part of entrepreneurship journey. Like I've been using a stress tracker. My so on 5 होते हैं, like एकदम माइल्ड, रिलैक्स, ये वो सबसे टॉप होते हैं हाई स्ट्रेस। पिछले 1-1.5 महीने मेरा हाई स्ट्रेस से नीचे कभी नहीं आया है। But I take a lot of stress on these things. So there's one friend of mine, the person said that attract, don't chase. So I feel that was the perspective I have also tried implementing in my workforce as well. That I cannot chase them कि तू काम कर. You give them the task. If they take the accountability, वो खुद कर लेगा, नहीं करेगा कितना भी खींच लो मन से नहीं खींचेगा। I've also learned the hard way कि you cannot make people work. Yeah. आप कितना भी धक्का मार लो, जिसने एवरेज काम करना है उसने एवरेज ही करना है। जो एवरेज कर रहा है बाय स्किल, अगर उसके अंदर इंटेंट है वो सुधर जाएगा। तभी मैंने कहा ना, इंटेंट, इंटेग्रिटी और ऑब्वियसली इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपको मिल जाती किसी पर्सन में, अगर वो स्किल वाइज एवरेज है, भाई वो सीख जाएगा। उसको टाइम दे सकते हो। पर जिसका इंटेंट नहीं है, जिसकी इंटीग्रिटी नहीं है, जो अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है, वो उससे आप कितना भी उसको धक्का मार लो, ही इज नॉट गोना कम अप। Absolutely. So like someone asked me around the hiring wala part, so I also said the same thing, ki hire someone with the right mindset. Because if the person has the right mindset, skills can be acquired over time. But if it doesn't have the right mindset, even acquired skills can't be utilized. वो काम नहीं करेगा। और एक ये चीज भी रहती है ना कि आप you don't have the right to call me after 9, but you have to realize that you're working with the company as part of the organization. If there is something that needs to be sorted out, we as founders, हमारा इंटेंट ये थोड़ी है कि आपको परेशान करना है हमें। We want our work to be done because आपके लिए आपकी job is the only thing. For us, we are accountable to our investors, we are accountable to our employees, clients, ourselves, our families, and आपकी employees की families के लिए भी हम ही accountable है। करेक्ट। तो हमें सिर्फ अगर employee को सोचना है, उसको शायद उसकी family का सोचना है, मुझे सोचना है मेरे 100 employees की family का सोचना है, मेरी family का सोचना है, उसके आसपास जितने भी लिंक लोग हैं सबका सोचना है। So वो एक चीज होती है जो आई गेस थोड़ा सा Gen Z को इवेंचुअली समझना पड़ेगा, that life is much more practical in that perspective and much more scalable. Yeah, like ambitions ना थोड़े अलग हैं। हाँ। Like एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक बड़े एम्बिशंस जो है ना थोड़ा लैक है कि जो एक बिकॉज ना दुनिया बदलने वाले एम्बिशन आई गेस मुझे लगता है मिलेनियल्स में अभी ज्यादा है। जो Gen Z थोड़ा सा आई गेस मे बी एज वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्डर वी माइट लर्न विद टाइम। करेक्ट। Last question to wrap this up is like again in the podcast you mentioned कि you are a little shy, introvert kind of a guy. How this thing has impacted in a plus or a minus way in your journey so far? So सबसे बड़ा जो प्लस रहा है इसका that if you are an introvert you become a good observant.
आप लोगों को ऑब्जर्व थोड़ा ज़्यादा करते हो कि Correct. कैसे बैठा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, दिस दैट व्हाट नॉट. सो आई फील एक तो वो जो चीज़ हुई मेरे को आई गेस काफ़ी हेल्प किया, दैट मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी लोगों को पहचानने में. इंटरव्यू ले रहा हूँ तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ऑल ऑफ दैट. कौन ये रहता है कि ना आप एंटरप्रेन्योरशिप अनुभव दुबे है चाय सुट्टा बार वाले. सो उन्होंने ना उन्होंने मेरे को एक बार बोला था दैट बी शेमलेस इन सेलिंग. सो आई फील आप इंट्रोवर्ट हो शेमलेस नहीं हो पाते हो कि मैं जाके किसी को भी हाई बोल के प्रोडक्ट पिच कर दिया. बट आई गेस वो कोकून से मैं बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन लेके मैं बाहर आया. सो नाउ इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम और इफ आई एम फेसिंग एनीथिंग और इफ आई वांट टू डू समथिंग, मैं अपने खुद को अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाके बेचता हूँ. सो इफ व्हेन इट कम्स टू माय बिजनेस आई एम द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सन. मैं दैट जोक्स भी क्रैक कर लूंगा, मैं हंस भी लूंगा, मैं बात भी कर लूंगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो मुझे करना ही पड़ेगा. सो आई फील दैट वाज द पर्सपेक्टिव जहाँ पे मुझे अपने कोकून से बाहर आना पड़ा. बट ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो इंट्रोवर्टेडनेस ने मुझे दी वो दैट आल्सो रियली हेल्प्स मी अ लॉट. ये काफी प्रॉब्लम आता है दैट यू नो पीपल से कि हम बोल नहीं पाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट. लाइक आई वाज इन स्कूल एंड हमारे स्कूल में ना एक वो हो रहा था स्किल डेवलपमेंट, कुछ तो ऑडिटोरियम में सेशन हो रहा था. एंड समवन द होस्ट आस्क्ड मी अ क्वेश्चन की समथिंग एंड आई रेज माय हैंड एंड आंसर. मैंने अगली की जगह उगली बोल दिया एंड द होल ऑडिटोरियम वाज लाफिंग ऑन मी. सो आपको पहले इतना कम कॉन्फिडेंस है आप में, ऊपर से लोग हंस रहे हैं तो और खराब हो जाता है. बट आई गेस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी. फिर मैंने ना ऑब्जर्व करना बहुत शुरू कर दिया लोगों को, लोग कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं. आई फील एनीवन हु इज इंट्रोवर्टेड जस्ट ट्राई ऑब्जर्विंग पीपल कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है. दीज थिंग्स इवेंचुअली ये आपको बहुत हेल्प करे और धीरे धीरे बोलना शुरू करो. मैंने एक चीज रियलाइज कर ली कि लोग कोई मेरे को काटने नहीं आ रहा. तो अगर कुछ गलत हो गया तो क्या ही हो जाएगा. आई मीन आई एम सेइंग हाय टू अ रैंडम पर्सन, वो भूल जाएगा, मना कर देगा, जान से थोड़ी मारेगा, काटेगा थोड़ी मेरे को. सो मैंने अब वो चीज हो गया कि अब आई ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. लाइक देयर आर टाइम्स मेरा वापस वो कुकुन मुझे कवर करने लग जाता है, वेयर आई गेट मोर कॉन्शियस अबाउट पीपल आई एम मीटिंग. बट देन आई अगेन गो एंड जस्ट से हाय टू रैंडम पर्सन एंड जस्ट आस्क व्हाट यू डू. एंड these things you have to keep in practice and that's how you can grow. That's going to be very important, I feel. Got it. Yeah. So again guys, that is it for today's podcast. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा. ये इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन जहाँ पे हमने स्टार्टअप्स, शार्क टैंक और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें करी. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है, हिमांशु को चेकआउट करना मत भूलना फॉर हिज वैल्यूज. इनके सारे सोशल हैंडल्स नीचे लिंक्ड बिलो है. आपने अगर हमारे अदर सोशल हैंडल्स, हमारे यूट्यूब चैनल्स नहीं चेकआउट किए, यहाँ स्क्रीन पे मैं दोनों सारे हमारे यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम फ्लैश कर दूंगा. मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में. तब तक के दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय.